फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से रिलेटेड एक और टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज़ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस, कैल्विन रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस या फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो डियर फ्रेंड्स, बेसिकली हम ये देखने वाले हैं यहाँ पर कि जो कैल्विन साइकिल है उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किए हैं, कैल्विन साइकिल होता क्या है, डिस्कवर किसने किया है और इसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के लिए किस स्पीशी के अंदर इसको सिलेक्ट करके किस स्पीशीज़ में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखें, बायोकेमिकल रिएक्शन, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो रिएक्शन में डिवाइड थी, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। वो अलग बात थी कि जो लाइट रिएक्शन थे फिर वो दो तरह से डिवाइड हो गए थे, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। लेकिन अब हम जो रिएक्शंस देखने वाले हैं वो है डार्क रिएक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो लाइट रिएक्शंस होंगे ऐसे रिएक्शंस जिनमें ATP और NADPH यानी कि जो एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं वो लाइट रिएक्शंस में बनेंगे। अब डियर फ्रेंड्स, वो जो एनर्जी रिच कंपाउंड होंगे जो कि लाइट रिएक्शंस में बने हैं, अब उनकी एनर्जी इस्तेमाल करेंगे हम डार्क रिएक्शंस के दौरान। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको इस टॉपिक को अगर तैयार करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 नेम्स यानी कि सिर्फ नेम याद रखने हैं, वर्ड्स याद रखने हैं और साथ में एक सिंपल सा केमिकल रिएक्शन याद रखना है। आपका पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर आउट हो जाएगा इसी लेक्चर के दौरान। इज इट क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, अब वो रिएक्शन कौन सा है? रिएक्शन ये है कि डियर फ्रेंड्स, जो डार्क रिएक्शन होता है ना, डार्क रिएक्शन के दौरान हम हमेशा क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, कार्बन को फिक्स करते हैं। कार्बन को फिक्स करके हमने क्या तैयार करना होता है? हमने उसको ग्लूकोज में चेंज करना होता है, राइट डियर फ्रेंड्स। इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की सीरीज होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर। शुगर की सिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा? फिक्स किया जाएगा। अब जो इक्वेशन आपको याद रखनी है वो है ये वाली, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, साथ में 9 ATP के मॉलिक्यूल इस्तेमाल होंगे डार्क रिएक्शंस या कैल्विन साइकिल में, उसके साथ साथ 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स भी इस्तेमाल होंगे, जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स ग्लूकोज बन जाएगा या फिर ग्लूकोज के मिलने से सक्रोज भी बन सकता है, ठीक है, स्टार्च वगैरह ये सब कुछ बन सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, शुगर बनेगी, साथ में क्या बनेगा डियर फ्रेंड्स? जो ATP होंगे वो किस में चेंज होंगे? वो ADP में चेंज होंगे, यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। इसी तरह से NADPH जब NADP में चेंज होंगे तो इनकी भी एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी और वो एनर्जी हम इस्तेमाल कर लेंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, चेंज करने के लिए, किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। यहां तक क्लियर हुई इक्वेशन? अब डियर फ्रेंड्स, जो डार्क रिएक्शंस है ये कैल्विन साइकिल है, ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन, कैल्विन एंड बेंसन। हम इसको कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, कैल्विन बेंसन साइकिल, ठीक है, ये भी याद रखना है। और उसके जो कुछ वर्कर्स थे, को वर्कर्स थे जो साथ में मिलकर काम कर रहे थे, उन्होंने डिस्कवर किया इस साइकिल को। सबसे पहले उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब क्या किया गया डियर फ्रेंड्स? डियर फ्रेंड्स, जो मेल्विन कैल्विन था ना, उसको इसके काम के नतीजे में नोबेल प्राइज भी मिला इन 1961 के अंदर। 1961 में इसको क्या दिया गया? इसके वर्क की वजह से इसे नोबेल प्राइज भी दिया गया। डियर फ्रेंड्स, इसने ऑब्जर्व किया, इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप का। अब वो जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप था दैट इज द C14। एक कार्बन का नॉर्मल C12 होता है ना, तो इसने C12 इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि क्या इस्तेमाल किया? C14। और C14 क्या था? वो था रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ द कार्बन। C14 इस्तेमाल किया किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, बिकॉज जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं या कैल्विन साइकिल है उसमें हमेशा हमने फिक्स किसको करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को ही फिक्स करना है। तो उसने क्या किया? उसने नॉर्मल कार्बन की जगह ना उसने कार्बन ऐसा इस्तेमाल किया जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप था, यानी कि C14 इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, C14 इस्तेमाल किया। देन उसने क्या किया? C14 इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन किस स्पीशी को इंतखाब किया? उसने एक यूनिसेलुलर एल्जाई का इंतखाब किया और यूनिसेलुलर एल्जाई का नेम था क्लोरेला था। क्या था? क्लोरेला। यूनिसेलुलर एल्गा है, उसका उसने इंतखाब किया और उसको क्या प्रोवाइड किया? उसको कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोवाइड की, लेकिन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने प्रोवाइड की उसमें क्या था? वो C12 की बजाय उसने एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन का इंसर्ट कर दिया था, खुद बनाई थी, वो थी कौन सी? C14। अब उसने क्या किया डियर फ्रेंड्स? जब उसने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर दी उसके बाद उसने क्या किया? चंद एक इंटरवल्स के बाद उसकी फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को रोकता
और फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको निकाल लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल उसने क्लोरेला यानी कि यूनिसेलुलर एल्जाई को ना उसने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। जैसे ही उसने प्रोवाइड करने के 1 से 2 सेकंड बाद उसने उस रिएक्शन को स्टॉप करवा दिया। यानी कि फोटोसिंथेसिस होनी थी ना, तो उसने 1 से 2 सेकंड के अंदर उसको स्टॉप करवाया। स्टॉप करवाने के बाद उसने वहां पर डियर फ्रेंड्स वहां से जो कंपाउंड उसने बनाया था वो कंपाउंड निकाल लिया, उसको ऑब्जर्व किया। फिर उसने क्लोरेला को कार्बन डाइऑक्साइड दी, फिर 30 सेकंड का वक्त दिया, 30 सेकंड तक यानी कि ये कर सके फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन चल सके। तो 30 सेकंड तक रिएक्शन चला, उसने फिर फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को स्टॉप करवाया, फिर कंपाउंड निकाल लिया, फिर उसको ऑब्जर्व किया कंपाउंड कौन सा बना है। फिर इसी तरह से डियर फ्रेंड्स उसने 30 मिनट का वक्त दिया, फिर उसने 1 घंटा दिया। और जब डियर फ्रेंड्स इस तरह के टाइम दिया गया ना, टाइम इंटरवल, तो मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो गई, राइट। अब वो कैसे फॉर्मेशन हुई और उसने वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कैसे स्टॉप करवाता था वो भी देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये बात तो क्लियर होगी कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और साथ में यूनिसेलुलर एल्गी है, लेकिन उसके साथ साथ उसने रिएक्शन को स्टॉप करवाने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? अल्कोहल का इस्तेमाल किया था। और उसने वेरियस रेडियो एक्टिव कंपाउंड हासिल किए थे मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करने के 1 से 2 सेकंड बाद उसने कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया क्लोरेला से। तो उसे कौन सा कंपाउंड मिला? उसे मिला फास्फोग्लाइसरिक एसिड मिला 1 से 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। फिर उसने 30 सेकंड का वक्त दिया क्लोरेला को, यानी कि 30 सेकंड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पे उसको काम करने दिया। और 30 सेकंड के बाद उसको जो चीज देखने को मिली, दैट वाज नॉट अ फास्फोग्लाइसरिक एसिड, दैट वाज अ ट्राइफॉस्फेट। और ये ग्लूकोज का फास्फेट भी था और साथ में डियर फ्रेंड्स फ्रक्टोज फास्फेट भी था। ये भी बन गए कितने टाइम में डियर फ्रेंड्स? 30 सेकंड के अंदर। देन उसने 30 मिनट दिए, और जब 30 मिनट दिए तो 30 मिनट के दौरान उसने ऑब्जर्व किया कि उसे जो कंपाउंड उसे मिला 30 मिनट के बाद क्लोरेला से, वो सक्रोज था और साथ में डियर फ्रेंड्स ग्लूकोज था। देन उसने 1 घंटा दिया, 1 आवर के बाद जब उसने रिएक्शन स्टॉप करवाया, रेडियो एक्टिव कंपाउंड निकाला, ठीक है, देन उसे क्या मिला? उसे डियर फ्रेंड्स मिला अमाइनो एसिड्स। तो हैंस इस तरह से उसने मुख्तलिफ स्टेजेस पर, मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स पर मुख्तलिफ कंपाउंड हासिल किए और उन कंपाउंड्स का उसने क्या किया? एक सीरीज स्टेप वाइज मुआयना किया, ठीक है। तो वो जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो किसकी फॉर्म में आए? वो एक्सपेरिमेंट्स आ गए बायोकेमिकल रिएक्शंस, ये कैल्विन बेंसन रिएक्शंस की फॉर्म के अंदर आ गए। डियर फ्रेंड्स इसका जो मेन पॉइंट होता है वो होता है मैकेनिज्म्स का, और मैकेनिज्म के बेसिक 3 पॉइंट है, लेकिन जिस तरह से मैं आपको करवाऊंगा आपको सिर्फ बेसिक याद करवाऊंगा, ठीक है। तो वो आपको बेसिक करवाऊंगा लेकिन फुल डिटेल कॉन्सेप्चुअल करवाऊंगा, ठीक है। 3 स्टेप्स होंगे मैकेनिज्म का। पहला जो स्टेप है वो है कार्बन फिक्सेशन। अब कार्बन को फिक्स कैसे किया जाएगा? डियर फ्रेंड्स यहां पर एक प्रीकर्सर होता है, यानी कि जो कैल्विन साइकिल होता है, कैल्विन साइकिल में एक प्रीकर्सर होगी और प्रीकर्सर का नेम क्या है? रूबिलोज बाइफॉस्फेट। अब प्रीकर्सर होता क्या है? प्रीकर्सर वो कंपाउंड होता है जो केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने से पहले ही मौजूद होता है और वो पीछे वाले केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट भी समझ लें उसको होता है। यानी कि प्रीकर्सर क्या होगा? जो पहले केमिकल रिएक्शन हुआ ना उसका जो प्रोडक्ट बन गया, आखिरी वाला जो कंपाउंड है, वो अगले रिएक्शन में जब दाखिल होता है ना तो वो नेक्स्ट रिएक्शन का क्या कहलाएगा? प्रीकर्सर कहलाता है। तो यहां पर भी इस रिएक्शन में भी एक प्रीकर्सर है एंड द प्रीकर्सर नेम इज रूबिलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। अब रूबिलोज बाइफॉस्फेट क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ। अब डियर फ्रेंड्स रूबिलोज बाइफॉस्फेट है, रूबिलोज बाइफॉस्फेट के अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं इस तरह से, तो एक मॉलिक्यूल में जरा काउंट कीजिए कितने कार्बन के एटम है? 1 2 3 4 और 5। कार्बन के कितने एटम आ गए? 5। यानी कि रूबिलोज बाइफॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 5 एटम हैं। और फास्फेट के कितने हैं? 1 और 2। 2 फास्फेट हैं एक मॉलिक्यूल में और एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं? 5 हैं। अब डियर फ्रेंड्स यहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो है 3। अब एक मॉलिक्यूल में तो 5 कार्बन थे और 3 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होंगे डियर फ्रेंड्स? 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? 15। यानी कि
3 मॉलिक्यूल जब रुबिलोज बाइफॉस्फेट के होंगे तो कार्बन कितने होंगे? 15 होंगे। अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड को रुबिलोज बाइफॉस्फेट के साथ जो चीज रिएक्ट करवाने वाली है वो कौन सी होगी? डियर फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए रुबिलोज बाइफॉस्फेट के साथ और उसको रिएक्ट करवाने में किसका रोल है? वो है रुबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। एज आ गया है, एंड पे क्या आया? एज, यानी कि ये क्या है डियर फ्रेंड्स? एंजाइम। ये क्या है? एंजाइम है। रुबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ने क्या किया? इसको हम शॉर्ट फॉर्म में रुबिस्को भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या किया जाता है? रुबिस्को। रुबिस्को ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया रुबिलोज बाइफॉस्फेट के साथ, और उसके रिजल्ट में देखें, कार्बन डाइऑक्साइड रुबिलोज बाइफॉस्फेट जब रिएक्ट किया तो 6 कार्बन कंपाउंड बना। तो डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक कार्बन, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल तो कितने कार्बन? 3 कार्बन आ गए। अब डियर फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए जरा कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए? 15 यहां से आ गए, 3 यहां से आ गए, टोटल मिल गए 18। अब इन दोनों के रिएक्शन से एक कंपाउंड बना, और वो जो कंपाउंड था, दैट कंपाउंड वाज अ 6 कार्बन कंपाउंड। देखें 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर डियर फ्रेंड्स, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 3 मॉलिक्यूल बने, और 3 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन हो गए? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 18 कार्बन। अब उन 18 कार्बन में से 3 कार्बन यहां से आ रहे थे और 15 कार्बन रुबिलोज बाइफॉस्फेट से आ रहे थे। डियर फ्रेंड्स, फास्फेट भी काउंट कर लें। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने फास्फेट हैं? 2। 3 मॉलिक्यूल में कितने आ गए? 6। यहां पर भी कितने? 3 मॉलिक्यूल हैं तो कितने आ गए? 6। तो नंबर ऑफ कार्बन फास्फेट इक्वल है ना? ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो कंपाउंड था 6 कार्बन, ये बहुत ही अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्विकली टूट जाएगा, और टूटने के बाद ये क्या करेगा डियर फ्रेंड्स? ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना देगा। 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। अब यहां पर जो कार्बन थे वो 18 थे, लेकिन मॉलिक्यूल कितने थे? 3 मॉलिक्यूल। यहां पर जो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन आ गए डियर फ्रेंड्स? 3 कार्बन है। तो टोटल जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो बनेंगे 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। तो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल आ रहे हैं। यहां पर 15 प्लस 3, क्योंकि हमने उसको क्या किया? फिक्स किया। क्या किया था? फिक्स किया था। तो फिक्सेशन के बाद देखें, जो मेन हमारे पास कंपाउंड बना है वो है 3 कार्बन कंपाउंड। 6 कार्बन जस्ट थोड़े से टाइम के लिए बनेगा ऐसे ही, क्योंकि वो अनस्टेबल है। तो कार्बन की फिक्सेशन के बाद जो मेन कंपाउंड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। इसी वजह से डियर फ्रेंड्स, हम इस कैल्विन साइकिल को क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं C3 पाथवे का नाम भी दिया जाता है। इज इट क्लियर? हम इसको C3 पाथवे क्यों कहेंगे? हम इसको C3 पाथवे इसलिए कहते हैं बिकॉज कार्बन की फिक्सेशन के बाद जो स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन वाला होता है। इसकी वजह से हम इसको कहेंगे C3 पाथवे का नाम भी देंगे। अब देखें 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। अब ये जो 3 कार्बन कंपाउंड बना है इसका नाम होता है डियर फ्रेंड्स फास्फोग्लाइसरिक एसिड। क्या बन गया? फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया। अब डियर फ्रेंड्स, जो फास्फोग्लाइसरिक एसिड होगा, यहां पर एटीपी के मॉलिक्यूल्स आएंगे, 6 एटीपी मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब वो जो 6 एटीपी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? वो फास्फेट यहां पर दे देंगे, जिसके नतीजे में बन जाएगा 6 एडीपी। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहे हैं? 6 फास्फेट ऐड हो रहे हैं, जिसके नतीजे में क्या होगा डियर फ्रेंड्स? फास्फोग्लाइसरिक एसिड से क्या बन गया डियर फ्रेंड्स? 2 फास्फेट आ गए। पहला फास्फेट कार्बन नंबर 3 के साथ है, दूसरा कार्बन लग गया कार्बन नंबर 1 के साथ। तो ये क्या बन गया डियर फ्रेंड्स? ये आपके पास बन गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6 ही रहेंगे, कार्बन भी 6 ही हैं। देखें इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, टोटल मॉलिक्यूल है 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। यहां पर भी कितने हैं? एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन, सॉरी 3 कार्बन है। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं? 6। 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। तो कार्बन का नंबर तो सेम है। फास्फेट देख लें, यहां पर फास्फेट कितने थे? 1 और 1 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। यहां पर क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। लेकिन यहां पर 12 हो गए फास्फेट। क्यों? क्योंकि 6 तो पीछे से आ रहे थे, पीछे से आगे वो जो 6 हैं वो मजीद ऐड कर दिए गए, जिसके नतीजे में ये जो कंपाउंड बन गया है, ये क्या बन गया? इसका नाम क्या होगा डियर फ्रेंड्स? इसका नाम होगा, कार्बन नंबर 1 पर है तो हम कहेंगे 1 3, कार्बन नंबर 3 पे है ना दूसरा फास्फेट, हम कहेंगे 1 3 बाईफास
बाईफास्फोग्लाइसरेट। वन 3 बाईफास्फोग्लाइसरेट बन चुका है हमारे पास डियर फ्रेंड्स। क्या बना है? 1 3 बाईफास्फोग्लाइसरेट बन गया, राइट। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट यहां पर देखें कितने NADPH थे? 6। नेक्स्ट रिएक्शन में आने वाले हैं NADPH। अब वो जो NADPH आएगा ना, वो आकर अपने हाइड्रोजन दे देगा, जिसकी वजह से रिडक्शन हो जाएगी। यहां पर हाइड्रोजन यहां पर क्या हो गए? ऐड हो गए। कितने? 6 NADP इस्तेमाल हो रहे थे, 6 के 6 यहां पर आए और उन्होंने अपने हाइड्रोजन यहां पर दे दिए। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज और भी है डियर फ्रेंड्स, इस रिएक्शन के दौरान रिडक्शन तो होगी। देखें, पहला स्टेप था कार्बन फिक्सेशन। जो दूसरा स्टेप होता है कैल्विन साइकिल के दौरान, वो होता है डियर फ्रेंड्स, उसका नेम होता है रिडक्शन। दूसरे स्टेप का नेम क्या है? रिडक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो डियर फ्रेंड्स यहां पर देखें, यहां तक पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। यहां पर अब दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है, क्योंकि यहां पर क्या हो रही है डियर फ्रेंड्स? रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कैसे हो रही है? क्यों? क्योंकि NADPH ने अपने हाइड्रोजन इसको दे दिए और खुद वो NADP की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। तो सेकंड स्टेप का नेम भी क्या है? रिडक्शन है। तो डियर फ्रेंड्स क्या हुआ? यहां पर हो गई रिडक्शन। अब रिडक्शन हुई, लेकिन साथ में जो 6 फास्फेट पिछले रिएक्शन में ऐड हुए थे, वो इस रिएक्शन के दौरान निकल गए। फास्फेट निकल गए, 6 फास्फेट निकल गए। और साथ में क्या हुआ डियर फ्रेंड्स? अब ये जिसमें फास्फेट कितने थे? पहले कितने थे डियर फ्रेंड्स? आपके पास फास्फेट थे टोटल 12, लेकिन अब जो फास्फेट रह गए वो 6 तो निकल गए, पीछे कितने रह गए? 6 फास्फेट। लेकिन रिडक्शन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है, ये एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। वो मॉलिक्यूल का नेम होगा ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट। क्यों? क्योंकि ये कार्बन नंबर किसके साथ अटैच है? कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होने की वजह से हम इसको नाम दे देंगे ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट, या आप इसको नाम दे दें G3P का नाम भी दे सकते हैं। इज इट क्लियर डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स देख लें। यहां पर 6 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पर भी कितने आएंगे? 6 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18। कार्बन के 18 आ रहे हैं, फास्फेट 6 है। यहां पर फास्फेट के 12 थे, उसमें से 6 निकल गए, पीछे रह गए 6। नेक्स्ट क्या होने वाला है डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट ये जो 6 का कंपाउंड है, 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड में से 6 मॉलिक्यूल में से जो एक मॉलिक्यूल होगा वो निकल जाएगा। 6 मॉलिक्यूल थे, 6 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल मैंने निकाल दिया। वो जो मॉलिक्यूल निकला है ना, एक ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट का, वो मॉलिक्यूल यहां से निकलकर डियर फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो जाएगा। यही वो मॉलिक्यूल होगा जिसने नेक्स्ट जाके क्या बनानी है? ग्लूकोज बनानी है। यानी कि जो शुगर बनेगी वो कहां से बनेगी? वो इस मॉलिक्यूल से बन जाएगी। डियर फ्रेंड्स, अब एक मॉलिक्यूल निकल गया। एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं? 3। यहां पर टोटल थे 18। 3 कार्बन निकल गए, पीछे बचे, पीछे कितने बचे? 15। अब यहां पर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? यहां पर नंबर जो आएगा वो 5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहां पर क्या हुआ है? यहां पर डियर फ्रेंड्स यहां पर 5 मल्टीप्लाई बाई 3, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, तो 5 मॉलिक्यूल में आ गए 15 कार्बन, क्योंकि 3 जो कार्बन थे वो निकल गए, जिसने नेक्स्ट जाके शुगर बना दी। अब ये जो डियर फ्रेंड्स ये जो मॉलिक्यूल बन गया है, इस मॉलिक्यूल को क्या नाम देंगे? हम इसको नाम दे देंगे ये आपके पास है डियर फ्रेंड ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट है। ये क्या है? ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट है। ठीक है। अब जो ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट है, इसमें एक चीज मिसिंग है। वो क्या है डियर फ्रेंड्स? 6 ATP आप इस्तेमाल कर चुके हैं, 6 NADPH आप इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन टोटल ADP कितने थे? 9 थे। यानी कि कितने ATP रह गए? 3।
अब वो जो 3 ATP होंगे डियर फ्रेंड्स वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगे, वो आएंगे आकर अपने किसमें 3 फास्फेट रिलीज करेंगे, जिसके नतीजे में ये जो ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट है ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, दैट विल बी चेंज्ड इनटू द रूबिलोज बाइफास्फेट। यहाँ पर देखें डियर फ्रेंड्स कार्बन के नंबर सेम रहने हैं, यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। वो चेंज हो चुका है किसके अंदर, 3 मॉलिक्यूल के अंदर, और हर मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन आ गए, 5 आ गए। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15। यहां पर फास्फेट कितने थे टोटल, 5। यहां पर फास्फेट हो गए कितने, टोटल कितने हो गए डियर फ्रेंड्स, 6 हो गए, बिकॉज यहां पर क्या हुआ, जो फास्फेट हो गए वो उसकी क्या हो चुकी है, एडिशन हो चुकी है। तो अब आपने इस टोटल सीरीज को याद कैसे रखना है डियर फ्रेंड्स, एक सिंपल सी ट्रिक, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। तो आप अगर इस साइकिल के ऊपर गौर करें तो ये भी कुछ ऐसे ही काम कर रहा है, सिर्फ आपको गौर करने की ज़रूरत है। देखें 3 3 3 6 6 6 और 5, 365। तो आपने याद रखना है 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आपने लिखना है 3 बार, 6 आपने लिखना है 3 बार, और 5 आपने लिख देना है एक बार, 365। और उसी के ऊपर आपका क्या आ गया, साइकिल आ गया। अब आपको ये नंबर्स तो नहीं भूलने वाले, एटलीस्ट मॉलिक्यूल्स के। दूसरी चीज़ जो तैयार करनी है आपको डियर फ्रेंड्स, ये रिएक्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड, 9 ATP, 6 NADPH, और आखिर वाली जो चीज़ याद करनी है वो है आपके पास रूबिलोज बाइफास्फेट, रूबिस्को, उसके बाद फास्फोग्लाइसरिक एसिड, 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट, ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट, और उसके बाद रूबिलोज बाइफास्फेट। यानी कि बेसिकली रूबिलोज बाइफास्फेट 1, फास्फोग्लाइसरिक एसिड 2, 1,3 बाइफास्फोग्लाइसरेट 3, चौथा आ जाएगा ग्लिसराइड एल्डिहाइड 3 फास्फेट। 4 आपको याद रखने हैं, सिर्फ नेम, एक रिएक्शन, और साथ में 365। तो ये आपको टोटली जो लेक्चर होगा वो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको लॉन्ग टाइम के लिए क्या रहेगा, याद रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स दिस वन इज द डार्क रिएक्शंस, और फाइनली होप्स तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर ग्लूकोज की फार्मेशन हो चुकी है। अब डियर फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर शुगर की ही फार्मेशन हो, सम टाइम क्या होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, बायोकेमिकल रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट होते हैं वो मुख्तलिफ फॉर्म्स के अंदर आते हैं। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी आएगा, लिपिड्स की फॉर्म में भी आएगा, अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में भी आता है। कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में वो आएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में आ सकता है, सक्रोज की फॉर्म में, फ्रक्टोज की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। और अगर मैं बात कर लेता हूँ सम टाइम डियर फ्रेंड्स लिपिड्स की फॉर्म में, तो सम जो देखें यहाँ पर क्या था डियर फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, आफ्टर द 30 सेकेंड यहाँ पर बना था ट्राइफास्फेट, बना था ना। ये रिएक्शन कौन सा हो रहा था, बायोकेमिकल रिएक्शन ही हो रहा था। अब जो ट्राइफास्फेट होता है ना डियर फ्रेंड्स, ये सम टाइम चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। किसके अंदर चेंज हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ये चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ना, ये नेक्स्ट क्या बनाता है डियर फ्रेंड्स, ये फैटी एसिड्स बना देगा। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ शुगर ही नहीं होंगे, बल्कि फैटी एसिड्स से फैट्स भी होंगे, और फैट्स के बाद डियर फ्रेंड्स अमाइनो एसिड भी होंगे। कैसे, यहां पर क्या होता है डियर फ्रेंड्स, कुछ जो फास्फेट होते हैं, कुछ जो ट्राइफास्फेट होते हैं, वो एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होने के बजाय वो चेंज हो जाते हैं अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर, अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है, इट विल बी चेंज्ड इनटू द अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड्स क्या बना देंगे, प्रोटीन्स। तो डियर फ्रेंड्स हेंस हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो शुगर के मॉलिक्यूल हैं, या ग्लूकोज, सक्रोज, स्टार्च भी बन सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर फैटी एसिड भी बनेगा। कैसे बनेगा, जो ट्राइओस फास्फेट बनेगा बायोकेमिकल रिएक्शंस के दौरान, वो चेंज हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए किस में चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड्स में, और फैटी एसिड्स के मिलने से फैट्स बन जाएंगे। इसी तरह से
जो आपके पास ट्राइओस 3 फास्फेट होगा, ये फास्फेट होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, सम टाइम वो रिड्यूस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट में, और अल्फा कीटोग्लूटारेट अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड के मिलने से बन जाएंगे आपके पास प्रोटीन्स। तो फाइनली आपका जो बायोकेमिकल रिएक्शन है और जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो क्या हो चुका है डियर फ्रेंड्स, कंप्लीट हो चुका है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.